दूसरे दिन फरीद और हमीदी मुख्तसर सामान के साथ कल्ब शयातीन के इलाके की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों मिस्र के शहरी बाशिंदों के भेस में थे। हमीद को फिर गूंगा बनना पड़ा क्योंकि वो मिस्री ज़बान से कतई नाबल्द था। खुद फरीदी को भी यहाँ की ज़बान बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर होती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह अल्फाज का तलफ़ुज़ था। यहाँ की ज़बान अरबी ज़रूर थी, लेकिन फ़्रांस और इतालिया के कर्ब ने उसे ख़ास अरबी नहीं रहने दिया था, और अल्फाज के तलफ़ुज़ भी इतालवी और फ़्रांसीसी ने गहरा असर डाला था। लिहाजा यहाँ फरीदी को हकला बनना पड़ा। साहिल से 2 मील उधर ही कल्ब बाश का कस्बा था। गालबन कभी उसका नाम कल्ब शयातीन ही रहा हो, लेकिन बाद की नस्लों ने अज़राए दानिशमंदी उसके मुख़फ़्फ़ी पर कनात की और उसे कल्ब बाश कहने लगे। फरीदी और हमीद एक सराय में उतरे। सराय के मालिक ने उसका नाम पूछा और हकलाने लगा। आखिर सराय के मालिक ने उसकी तरफ कागज़ और पेंसिल बढ़ा दिया। फरीदी ने अपना नाम जमील लिखा और हमीद का सुहेल। गमीलो सुहेल, सराय का मालिक सर हिलाकर बोला। उन्हें एक कोठरी मिल गई। देखा तुमने मशरिक और मगरिब के नाजायज ताल्लुक का नतीजा। फरीदी ने हमीद से कहा, लोग जमील को गमेल बोलने लगे हैं। मेरा ख्याल है कि जन्नत को गन्नत और जहन्नम को गहन्नम कहते होंगे। हमीद हंस कर बोला, क्यों ना हम लोग एक नज़र उस चट्टान को देख आए। फरीदी ने कहा, और काम तो रात को शुरू करेंगे। काम से क्या मतलब है आपका? हमीद ने चौंक कर पूछा। उस चट्टान के अंदर जाने का रास्ता तलाश करना, फरीदी ने कहा। वो नक्शा उसी से मुतल्लिक था और फिर दोनों साहिल की तरफ रवाना हो गए। आफताब आहिस्ता आहिस्ता उनके सरों पर आ रहा था। समुंदर के पानी की बसांत फिजा में फैली हुई थी। ये इलाका सरसब्ज और शादाब था। रेत के तोदों के दरमियान बेशुमार छोटी छोटी हरी भरी झाड़ियां थीं और उनका सिलसिला ढलवान ज़मीन तक, जहां समुंदर की लहरें टकराती थीं, चला गया था। दूर समुंदर में उभरी हुई चट्टानों के कई सिलसिले थे और फिर उन्हें कल्ब शयातीन नजर आ गया। कुदरत की नक्काशी का ये नमूना बिल्कुल किसी आदमी का कारनामा मालूम होता था। यहाँ के बाशिंदों का ख्याल था कि वो कुदरती है। वो कुत्ते का अजीम शान सर किसी आदमी की कारीगरी नहीं, बल्कि दस्ते कुदरत का करिश्मा है। मैं ये नहीं मान सकता कि ये कुदरती है, हमीद ने कहा। हो या ना हो, हमें उससे गर्ज नहीं। इस सवाल को किसी माहिर आसार कदीमा के लिए छोड़ दो, फरीदी ने कहा। हो सकता है कि ये भी अबुल होल भी की तरह किसी आदमी का कारनामा हो। मुमकिन है अब से 1000 साल कबल यहाँ समुंदर न रहा हो, लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं। हमें तो ये देखना है कि उसके अंदर है क्या। हमीद खामोश हो गया। वो गौर से चट्टान की तरफ देख रहा था। चंद लम्हों के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो पथरीला और देव पैकर कुत्ता ऊँट फाड़े हुए उनकी तरफ आ रहा है। हमीद घबरा कर पीछे हट गया। अरे वो इधर आ रहा है, फरीदी ने कहका लगाया। अहमक हो, चारों तरफ फैला हुआ समुंदर देखकर तुम्हें चक्कर आ गया है। सफ्तन एक शदीद झोंका उनके जिस्म से टकराया और वो लड़खड़ा कर पीछे हट गए। हाँ, ये उसके मुंह से निकला है। हमीद चीखा। हाँ, मैंने भी महसूस किया है, लेकिन ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। मुमकिन है इस चट्टान में चूने की कान हो और समुंदर का पानी वक्तन फवक्तन उसके अंदर जाकर उसे खोला देता हो, और आप उस खोलती हुई चट्टान के अंदर मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे, हमीद ने कहा। खैर, मरना तो हम दोनों को साथ ही है, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। मैं कभी कोई काम अकेले छोड़ने का आदी नहीं। हमीद ने कोई जवाब ना दिया। वो जानता था कि फरीदी को उसके इरादे से बाज रखना नामुमकिन है। मेरा ख्याल है कि ये माहीगीरों की कश्तियां हैं, फरीदी कुछ दूर रेत पर औंधी पड़ी चंद कश्तियों की तरफ इशारा करके बोला। आज रात उनमें से एक हमारी मदद करेगी। फिर वो लोग वहां से लौट आए। आने से कबल फरीदी कुछ देर किनारे पर खड़ा चट्टानों के सिलसिले तक पहुंचने के अमकानात पर गौर करता रहा। सराय वापस आकर खाने के बाद वो जरूर इंतजामात में मशगूल हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था। सराय के बावर्ची खाने से तेल में तली जाने वाली मछली की खुशगवार और इश्तिहा अंगेज खुशबू उठकर फिजा में मुंतशिर हो रही थी। सैन में 2-4 मैले कुचैले बच्चे उछल उछल कर कोई देहाती गीत गा रहे थे। उनके करीब ही कोई खारिश ज़्यादा कुत्ता पड़ा ऊँग रहा था। सराय का मालिक एक चौकी पर बरामदे के सतून से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। कभी कभी वो आंखें खोल कर शोर मचाते हुए बच्चों की तरफ लापरवाही से देखता और फिर ऊँगने लगता।
اس کی بیوی جو اس کے مقابلے میں کافی کم سن تھی اور بار بار باورچی خانے کی کھڑکی میں آ کر انگلیوں سے اپنے بالوں میں کنکھی کرتی اور کبھی کبھی شور مچاتے ہوئے بچوں میں سے کسی ایک کا نام لے کر پکارتی اور اسے گھونسا دکھاتی، پھر لوٹ جاتی۔ حمید کافی اس میں دلکشی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر معاذ اس لیے اسے نفرت کرنے پر مجبور تھا کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا۔ ایک بار اس نے توان کرہن اسے آنکھ بھی ماری، لیکن اس پر کوئی رد عمل نہ دیکھ کر اسے اس سے اور زیادہ نفرت ہو گئی۔ نہ وہ مسکرائی، نہ شرمائی اور نہ غصے کا اظہار کیا۔ گویا حمید نے اسے آنکھ مارنے کی بجائے اپنی ناک کھجلائی تھی۔ آخر وہ اکتا کر کھڑکی سے ہٹ گیا۔ آخر مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فریدی مسکرا کر بولا۔ کیسی مایوسی؟ حمید نے انجان بن کر پوچھا۔ یہ آئینہ دیکھ رہے ہو؟ فریدی نے دیوار پر لٹکے ہوئے آئینے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تمہارا چہرہ اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ، تو آپ بھی اسی کے چکر میں تھے؟ حمید ہنس کر بولا۔ اسی لیے میں نے ہاتھ پیر سمیٹ لیے۔ میرے بچے، میں یہاں عیاشی کے لیے نہیں آیا، فریدی نے کہا اور سیاہ رنگ کی ریشمی چادریں تہہ کر کے ایک طرف ڈال دیں۔ حمید چلا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زندگی میں ایک بار سمندر پار آنے کا موقع ملا ہے تو پابندیوں کے ساتھ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ 8 بجے رات تک فریدی بالکل تیار ہو گیا۔ کھانا ختم کر چکنے کے بعد وہ ضروری سامان لے کر سرائے سے روانہ ہو گئے۔ فریدی نے سرائے والے کو اتنی رقم بیچکی دے دی تھی کہ اس سے اس کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اس نے فریدی کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ رات کو جس وقت بھی آئے گا سرائے کا پھاٹک کھول دیا جائے گا۔ رات تاریک تھی، خلاف توقع مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے ستاروں کی روشنی بھی نہیں تھی۔ کچھ دور چل کر انہوں نے احتیاطاً سیاہ رنگ کی چادریں اوڑھ لیں۔ 975 کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوتا، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ میں نہیں سمجھا، حمید نے کہا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ یہ عدد رومال والے نقشے میں تھا؟ فریدی نے کہا۔ تو کیا بقیہ نقشہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے؟ حمید نے کہا۔ قریب۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ گھنی جھاڑیوں سے بچتے تیز تیز قدم اٹھاتے ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ حمید بالکل خالی الذہن تھا، بس وہ چل رہا تھا، اسے کیا کرنا ہوگا اسے قطعی بے خبر تھا۔ خود فریدی کی بھی یہی حالت تھی، اس کے ذہن میں صرف ایک چیز تھی، وہ یہ کہ انہیں ایک کشتی حاصل کر کے چٹانوں کے سلسلے تک پہنچنا ہے۔ اس وقت کتے کا سر تاریکی میں اور زیادہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ حمید کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس چٹان کے گرد و پیش کی فضا پر اسرار اور ڈراؤنی تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، کبھی کبھی کسی آبی جانور کی آواز سکوت کو چیرتی دور تک لہراتی چلی جاتی۔ فریدی کے جسم کی کپکپاہٹ محسوس کر لی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا، حمید ہکلایا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ کیا کہے۔ دفتن اسے سر بن تھال یاد آ گیا اور وہ بولا، ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سر بن تھال نے خود کو زہر کیوں کر دیا؟ وہ فضیل کی شکل میں بھی ہوٹل میں آ سکتا تھا۔ معاذ ہمیں ڈرانے کے لیے وہ سمجھا تھا کہ ہم اسے بھوت سمجھ کر غش کھا جائیں گے، فریدی نے کہا۔ لیکن تم نے یہ بات خواہ چھیڑی ہے، کیوں؟ کیا ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر؟ لا حول ولا قوت، حمید اکڑ کر بولا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے سر منہ سے چیخ نکل گئی۔ فریدی بھی چونک کر پیچھے ہٹا۔ سامنے پتھریلے کتے کے پھیلے ہوئے جبڑوں سے ہرے رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ کچھ دھواں بھی تھا، پھر سناٹے کی آواز آئی اور کوئی چیز جو طویل و عریض تھی کتے کے منہ سے نکل کر فضا میں تیرتی ہوئی ساحل کی طرف آتی دکھائی دی۔ بھاگو، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ دونوں نے پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا، پھر انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ فریدی نے پلٹ کر دیکھا، ایک لمبا آدمی جس کی اونچائی 10-11 فٹ سے کم نہ رہی ہوگی ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ فریدی نے ریوالور نکال کر فائر کیا، گولی اس کے جسم سے ٹکرائی اور ایسا جھناکا پیدا ہوا جیسے ٹھوس لوہے یا پتھر پر گرا ہو۔ وہ اب بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ حمید جھاڑیوں میں، فریدی نے کہا اور وہ جھاڑیوں میں گھس گئے۔ چادر اوڑھ لو، جلدی کرو، لیٹ جاؤ، چادر تان لو۔ وہ آ گیا۔ دونوں نے لیٹ کر سیاہ چادریں تان لیں۔ آسمان کھل گیا تھا۔ ستاروں کی چھاؤں میں فریدی نے وہ غیر معمولی اونچائی والا آدمی ان کے قریب ساکت و صامت کھڑا تھا۔ فریدی نے
चादर निकालने की भी हिम्मत न की। वो अपनी गोली का अंजाम देख चुका था। कई मिनट गुजर गए, वो उसी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। क्या वो कोई आदमी था? फरीदी के जहन में सवाल पैदा हुआ। लेकिन कोई आदमी ना तो इतना लंबा हो सकता है और ना फिजा में उड़ सकता है। फिर क्या वो कोई माफूकुल फितरत हस्ती थी? नहीं, ये भी गलत है। अगर ऐसा होता तो वो इस तरह खामोश क्यों खड़ा रहता? क्या एक स्याह चादर और रात की तारीकी उन्हें उसकी नजरों से छुपा सकती है? फिर आखिर वो क्या था? आदमियों की तरह उसकी दो टांगें थीं जिनसे वो उनके पीछे दौड़ा था, दो हाथ थे और शानों पर सर। फरीदी ने चादर से सर निकाला और उस अजीबुल खलकत आदमी ने एक कदम बढ़ाया। फरीदी ने जल्दी से मुंह ओढ़ दिया। उसका वो पैर उठा ही रह गया। अब वो एक पैर उठाए बेहिस्सो हरकत खड़ा था। फरीदी ने आहिस्ता से सीटी बजाई, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर न हुआ। वो उसी हालत में खड़ा रहा। देखो, खबरदार तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा चादर के बाहर ना निकलने पाए, फरीदी ने कहा। हमीद की गुखी बंध गई। उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन वो सब कुछ सुन रहा था। उसने चादर के कोने चारों तरफ से अपने जिस्म के नीचे दबा लिए। दफ्तन हवा का एक जोरदार झोंका आया। होशियार रहना, चादर उड़ने ना पाए, फरीदी ने फिर कहा, वरना हमारा भी वही हशर होगा जो अली फजील का हुआ था। हवा के जकड़ लम्हा बेलम्हा तेज होते जा रहे थे। फरीदी बराबर कह जा रहा था, चादर को मजबूती से दबाए रखो। वो लंबा तड़ंगा आदमी अपनी एक टांग उठाए हुए अब तक उसी तरह खड़ा था। थोड़ी देर बाद हवा के झोंके खत्म हो गए। उसने जस्त लगाई और फिजा में तैरता हुआ समुद्र की तरफ वापस चला गया। चुपचाप लेटे रहो, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। चादर हटने ना पाए और फिर कुछ देर बाद करीब के टीलों के दरमियान टार्च की रोशनी नजर आई और एक चेहरा उभरा। यह सरबिन फाल था। वो टीले की ओर से सर निकाले टार्च की रोशनी इधर उधर डाल रहा था। ये अब जिंदा ना छोड़ेगा, काश मेरा निशाना खता न करे, फरीदी ने आहिस्ता से कहा और रिवाल्वर निकालकर फायर कर दिया। गोली ठीक निशाना पर लगी और सरबिन फाल चीख मारकर उलट गया। अब निकल चलो, फरीदी ने उठते हुए कहा। दोनों पूरी कुव्वत से कस्बे की तरफ भाग रहे थे। एक जगह हमीद ने ठोकर खाई और गिर पड़ा। फरीद ने रोककर उसे उठाया, लेकिन शायद हमीद के पैर की हड्डी टूट गई थी। फरीदी ने उसे कंधे पर लादा और दौड़ना शुरू कर दिया। कस्बे में दाखिल होते होते अचानक आंधी आ गई। आंधी थी कि क़यामत, चौंपड़ों की छतें उड़ने लगीं, कमजोर दीवारें गिरने लगीं। हर तरफ क़यामत बरपा था। कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। कई जगह आग लग गई। न जाने कितने ही आदमी गिरती हुई दीवारों के नीचे दबे चीख रहे थे। आंधी थी कि लम्हा बेलम्हा तेज होती जा रही थी। फरीदी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भी अब अपना तवाज़ुन कायम न रख सकेगा। वो कस्बे से निकलकर जंगल की तरफ भागा। कई दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। उसने उस तरफ आकर गलती की थी। वहां से वो इसलिए भागा था कि कहीं मकान की दीवार न आ रहे, लेकिन यहाँ दरख्तों के नीचे दबकर मर जाने का खतरा था। फिर भी शायद कुदरत उस पर मेहरबान थी। जैसे ही उसने रास्ता देखने के लिए टार्च जलाई, उसे एक गार दिखाई दे गया। दूसरे लम्हे वो हमीद समेत गार के अंदर था। हमीद तकलीफ की वजह से बेहोश हो गया था। फरीदी ने उसे एक तरफ लिटा दिया। आंधी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। फरीदी फिर लौटकर हमीद के करीब आया और झुककर उसकी टांगें देखने लगा। यह देखकर उसे इत्मीनान हुआ कि हड्डी टूटी नहीं, बल्कि पैर में मोच आ गई है। उसके दाहिने पंजे में खासा वरम था। खुद उसने उसका जूता उतारा और थोड़ी देर मालिश करने के बाद पैर में रुमाल बांध दिया। हमीद अभी तक बेहोश था। फरीदी फिर गार के दहाने के करीब आया। आंधी थम गई थी, लेकिन कस्बे का शोर बदस्तूर कायम था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।